हम लोग तुगलक वंश पढ़ चुके हैं। हम लोग कौन सा वंश पढ़ चुके हैं? तुगलक वंश। और अब तुगलक वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत में अब तक हम लोगों ने कौन कौन क्या पढ़ा? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ा, फिर खिलजी वंश पढ़ा, फिर तुगलक वंश पढ़ा और अब पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश जो है, समय है इसका 1414 से तक 1451 तक एडी तक, कुल मिला के 37 साल तक इन लोगों ने शासन किया। 37 साल तक इन लोगों ने शासन किया। सैयद वंश का शासन जो था वो 37 साल का था। कह सकते हैं कि खिलजी सबसे कम 30 साल और उससे ज़्यादा सैयद वंश 37 साल शासन किए। मैंने बताया था कि 1398 एडी में दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और नासुद्दीन, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासुद्दीन मोहम्मद तुगलक पहले मालवा और फिर गुजरात भाग गया दिल्ली छोड़कर। तैमूर लंग जब आक्रमण किया था तो खिज्र खान नामक एक व्यक्ति ने तैमूर लंग का सपोर्ट किया था। तो तैमूर लंग जब वापस लौट रहा था अपने समरकंद की ओर, तो उसने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बना दिया। इधर एनएमटी भी जो है 1405 एडी में जब तैमूर लंग जब वापस चला गया दिल्ली छोड़कर, तो तैमूर लंग भी 1405 एडी में गुजरात से नासुद्दीन मोहम्मद तुगलक भी गुजरात से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब यहाँ पर जो है 1405 एडी में बैठ गया, लेकिन 1412 एडी में इसकी मृत्यु हो गई। नासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। तो दिल्ली के सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। दौलत खां को दिल्ली की गद्दी बैठा दिया 1413 में। 1412 मेरी मृत्यु ही एनएमटी का और 1413 में इनको बैठा दिया दौलत खां को। और दौलत खां को ही खिज्र खां जो है पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है और सैयद वंश की नींव रखता है। और कौन सा वंश की नींव रखता है? सैयद वंश का नींव रखता है। खिज्र खां जो है अपने आप को, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, हजरत मोहम्मद का वंशज मानता है। इसको याद रखिएगा। खिज्र खां जो सैयद वंश के संस्थापक थे, वे अपने आप को इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत साहब का जो है हजरत मोहम्मद का वंशज कहते थे। लेकिन इसके बारे में क्या सच्चाई है या कहीं कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये खिज्र खां अपने आप को कहते थे। खिज्र खां ने सैयद वंश का स्थापना किया और इसने तैमूर लंग का पोता शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। इसको याद रखिएगा। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि लिया। रैयत-ए-आला का उपाधि लिया था। कौन? खिज्र खां ने। खिज्र खां ने रैयत-ए-आला का उपाधि लिया था। खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर अपना नाम नहीं खुदवाया था। वो जो है शाहरुख के तैमूर लंग का जो पोता था, शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन किया और न ही अपने नाम का सिक्का चलवाया और न ही खुतबा पढ़वाया। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वह दिल्ली सल्तनत का संप्रभुता संपन्न शासक नहीं माना जा सकता है। उसके बाद खिज्र खां के बाद शासक बने मुबारक खां। और मुबारक खां जो है अपने आप को मुबारक शाह कहा। क्या कहा? मुबारक शाह कहा। मुबारक शाह जो है, यह समझिए कि पहला मतलब सैयद वंश का संप्रभुता संपन्न शासक था, क्योंकि इसने अपना सिक्का जारी किया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तो ये कहा जा सकता है कि पहला ये
सैयद वंश का पहला संप्रभुता संपन्न शासक था। इसके समय में एक बहुत बड़े लेखक थे याह्या बिन अहमद सरहिंदी। उनका नाम था याह्या बिन अहमद सरहिंदी और उन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने एक ग्रंथ लिखा था तारीख़ मुबारक शाही, और तारीख़ मुबारक शाही ग्रंथ जो है वह कहीं ना कहीं मुबारक शाह, कहीं ना कहीं क्या पूर्ण रूप से मुबारक शाह को ही समर्पित है। मुबारक शाह के बाद जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के समय में इनका एक वजीर जो है सरवर मुल्क काफ़ी तेज़ी से तरक्की किया, और सरवर मुल्क के ही नियंत्रण में आप कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह रहता था। लेकिन सरवर मुल्क की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए इसने जो है बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया, और बहलोल लोदी ने सरवर मुल्क का हत्या कर दिया या उसको षड्यंत्र से हटवा दिया, और बहलोल लोदी ने जो है खान ए खाना का उपाधि लिया। खान ए खाना का उपाधि लिया। ठीक। और अंतिम शासक होते हैं अहमद शाह। अहमद शाह, सॉरी आलम शाह, सॉरी। अंतिम शासक कौन है? आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह है। आलम शाह जो है वह क्या किया कि बहलोल लोदी को दिल्ली की गद्दी छोड़ के चला गया। बहलोल लोदी को दिल्ली का गद्दी छोड़कर चला गया, और आलम शाह कहाँ चला गया? बदायूं। और बदायूं में ही वो जो है शेष जीवन बिताने का निश्चय किया, क्योंकि बदायूं में उसकी अपनी निजी संपत्ति थी। बहलोल लोदी उसकी अपनी निजी संपत्ति थी, और इस प्रकार से बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया। कहानी यह है कि आलम शाह जो है अपने वाइफ पत्नी के दो भाई थे, उस दोनों के अधिकार में दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। लेकिन दोनों भाइयों ने आपस में ही संघर्ष करके दोनों भाई, एक भाई ने एक भाई को मार दिया, फिर एक भाई को दिल्ली की जनता ने मार दिया। इस प्रकार से बहलोल लोदी का नियंत्रण दिल्ली की गद्दी पर हो गया, और बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया। बहलोल लोदी AD में बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया। लोदी जो थे ये अफगान थे। रोह अफगान में एक जगह है, वहीं से के रहने वाले थे, और ये साहूखेल शाखा के थे। अफगानों में साहूखेल वंश के थे। जैसे तुर्कों में तुगलक वंश जो था वो करौना तुर्क का था, उसी प्रकार ये अफगान में ये साहूखेल वंश के थे। एक गिश्तई कबीला भी था, गिश्तई कबीला के ये थे, और साहूखेल वंश के थे। तो यह बहलोल लोदी ने पहला लोदी वंश का स्थापना किया, और पहला अफगान साम्राज्य का भी स्थापना, पहला अफगान सल्तनत, क्योंकि ये अफगान के रहने वाले थे, और इसने समस्त अफगानियों को कहा कि तुम भारत आओ, है ना। वहाँ जो है तुम्हारे लिए गरीबी के सिवा कुछ नहीं है, यहाँ तुम्हें समृद्धि मिलेगी। तो अफगानी लोग टिड्डी की भांति, टिड्डी समझते हैं ना, जो चींटी वगैरह होता है, एक ही लाइन में चलना शुरू करता है। अफगानी लोग भारत की ओर आने लगे, और ये साहूखेल शाखा के थे। इनका शासन जो था 1489 AD तक था। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 38 साल तक इन्होंने शासन किया बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी का शासन, एक बात याद रखिएगा कि बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया, पहला अफगान सल्तनत का स्थापना किया, और सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में कोई शासन किया शासक तो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, तो वो बहलोल लोदी ही था। 38 साल तक शासन किया। न ही गयासुद्दीन तुगलक, न ही मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, किसी ने भी शासक ने इतने दिनों तक शासन नहीं किया जितने दिन तक बहलोल लोदी ने शासन किया। बहलोल लोदी के समय में इंपॉर्टेंट चीज़ यह हुआ
कि इसने जौनपुर को जीत लिया। जौनपुर को जीत लिया। जौनपुर पर इस समय जो शासक थे हुसैन शाह सरकी थे। हुसैन शाह सरकी थे, उसको इसने पराजित कर दिया और जौनपुर पर इसने कब्जा कर लिया बहलोल लोदी ने। और हुसैन शाह सरकी जो है वो भाग गया बंगाल, बंगाल के राजा के पास चला गया। अब इसने यहाँ पर जो है बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं, बल्कि अपने पुत्र बरबक शाह को वहाँ का स्वतंत्र रूप से शासक बना दिया। बरबक शाह को स्वतंत्र रूप से शासक बना दिया। तो यह है बहलोल लोदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। बहलोल लोदी के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए एमबीटी जो था वो कुलीन जो उसका प्रशासनिक अधिकारी होता था वह योग्यता पर आया था, कुलीनता पर नहीं आया था। कुलीन होना कोई जरूरी नहीं, आप योग्य हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, संप्रदाय के हैं, तो योग्य हैं तो आप मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन में आ सकते हैं। जैसे बलबन का था कि नहीं, तुर्की कुलीन हो तभी तुमको आना पड़ेगा उसके प्रशासन में, क्योंकि वो गैर तुर्क को पसंद नहीं करता था बलबन। लेकिन बहलोल लोदी के प्रशासन में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखिएगा वह यह कि इसने जो है जो कबीलाई समानता का सिद्धांत था इसके यहाँ। ये जो है ना राज दरबार में जब बैठता था तो एक मसनद कालीन पर बैठता था, बीच में बैठता था और चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे, जो इनके सरदार बैठते थे। इसलिए बहलोल लोदी को मसनद ए आली का कहा जाता है। ये अपने सामंतों के साथ जो था समानता का व्यवहार करता था, सभी के साथ समान रूप से बैठता था, ये कोई स्पेशल बिहेव नहीं करता था। इसने हिंदुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार किया और बहलोली सिक्का चलाया। और यह सिक्का बहलोली सिक्का अकबर के समय तक चलता रहा। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अकबर के समय तक कौन सा सिक्का चलता था, तो वह था बहलोली सिक्का। बहलोल लोदी के बाद इसका एक बेटा था निजाम खां। बहलोल लोदी ने अपने बेटे निजाम खां को ही उत्तराधिकारी चुना था और निजाम खां 1489 से लेके 1517 तक शासक था। यह सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने जौनपुर की अधीनता को, जौनपुर को जो बरबक शाह था उसको जो है मान्यता दे दिया। इसका भाई था जो कि बहलोल लोदी का बेटा वो भी था, लेकिन बरबक शाह जो था जौनपुर को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि जौनपुर का जो हुसैन शाह सरकी था वह अपने सामंतों के साथ मिलकर बरबक शाह को डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक, तो अंतिम में सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीत लिया और बरबक शाह को हटा के गद्दी पर खुद बैठ गया। यह मजबूरी थी, क्योंकि हुसैन शाह सरकी की जो जौनपुर का निवासित राजा था उसकी शक्ति का ही मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सिकंदर लोदी जो था वह उसकी माँ सुनार थी, इसलिए इसको इस्लाम धार्मिक रूप से कुछ असहिष्णु व्यवहार किया। इसने भूमि की माप कराई और 30 अंगुल या कहीं कहीं 32 अंगुल भी मिलता है का एक माप बना, जिसे गज सिकंदरी कहा जाता है। गज सिकंदरी कहा जाता है का प्रयोग किया भूमि माप के लिए, और इसी को शेर शाह ने बाद में डेवलप किया था। इसने अनाज पर से जकात कर हटा लिया। जकात का अर्थ हुआ संपत्ति कर हटा लिया। बहुत सारे व्यापारिक प्रतिबंध भी हटा लिया। ये सब इसने कुछ काम किया। इसने मुस्लिम महिलाओं को जो है मजार पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया। मजार या कब्र पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया। ये सब इसने कुछ काम किया, लेकिन यह काफ़ी मुस्लिम गरीब लोगों को काफ़ी मदद करता था। ये सभी इसके साथ समय का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है।
यही है निजाम खां के बारे में सूचना। निजाम खां के, हाँ, इसके समय में ये खुद भी जो है एक अच्छा फारसी भाषा का ज्ञाता था और गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था। गुलरुखी, परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि गुलरुखी उपनाम किसका है, तो यही निजाम खां या सिकंदर लोदी का है, ठीक। और इसी नाम से ये फारसी में कविता लिखा करता था। फारसी भाषा में इसके समय में एक आयुर्वेद पर पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम था फरंगे सिकंदरी। फरंगे सिकंदरी आयुर्वेद का पुस्तक था, फारसी भाषा में लिखा गया था। और गायन विद्या पर लज्जत सिकंदरी लिखा गया था। लज्जत सिकंदरी लिखा गया था। बहलोल लोदी का जो समानता का सिद्धांत था वह इसने पलट दिया और कहा कि नहीं, अफगान जो भी होंगे वो हमसे समानता का व्यवहार नहीं करेंगे। वह जब हम दरबार में आएंगे तो वो खड़े हो जाएंगे और खड़े ही होकर हमसे बात करेंगे। अगर हम दरबार में उपस्थित नहीं है तो कोई भी जो दरबारी है वो दरबार में प्रवेश नहीं करेगा। और इसने यह भी कहा कि मेरे एक इशारे पर मेरे जो सामंत हैं या अमीर हैं वो मेरा पालकी तक उठा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कहीं न कहीं इसने अफगान अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया और जो समानता का सिद्धांत बहलोल लोदी ने शुरू किया था उस समानता के सिद्धांत को इसने समाप्त कर दिया। तो यही है सिकंदर लोदी के बारे में कुछ आवश्यक सूचना। कहा जाता है कान की बीमारी के कारण ये मर गया। खैर सब कोई जरूरत नहीं है आपको जानना। बहलोल लोदी को लू लग गया था। उसके बाद सिकंदर अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है 1517 में शासक बना और 1526 तक ये शासक रहा। इब्राहिम लोदी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब सिकंदर लोदी मरा तो साम्राज्य को दो भाग में बांट दिया गया। साम्राज्य को दो भाग में बांट दिया गया। पहला भाग जो है दिल्ली और दूसरा भाग जो है जौनपुर। दिल्ली दे दिया गया इब्राहिम लोदी को। सिकंदर लोदी का एक बेटा इब्राहिम लोदी था और दूसरा बेटा था जलाल खां, इसको दे दिया गया। देखिए सिकंदर लोदी के समय में जो है जौनपुर में, चूंकि बहलोल लोदी ने जौनपुर तो जीत लिया था और बरबक शाह को दे दिया था, लेकिन बरबक शाह के समय में हुसैन शाह सरकी जो है काफ़ी बरबक शाह को डिस्टर्ब करता था। तो सिकंदर लोदी जो है बरबक शाह को हटा के सिकंदर लोदी को बंगाल तक खदेड़ा और बंगाल के शासक, चूँकि बंगाल का शासक हुसैन शाह सरकी को सपोर्ट कर रहा था और बंगाल के शासक को समझाया कि अगर तुम इसको मदद करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। और फिर सिकंदर लोदी की सीमा जो है वो मुंगेर तक बिहार में चला गया था। मुंगेर तक चला गया था सिकंदर लोदी की सीमा। और फिर सिकंदर लोदी जब बंगाल से लौट रहा था तो तिरहुत का अर्थ हुआ बिहार का उत्तरी भाग, मुजफ्फरपुर दरभंगा का जो भाग है तिरहुत का भाग कहलाता है, उस क्षेत्र को भी जीता सिकंदर लोदी। तो कहने का अर्थ कि अब जो है सल्तनत की सीमा जो है बिहार तक पहुंच गई थी। बिहार के मुंगेर तक था, पहले जौनपुर तक था, अब बिहार के मुंगेर तक सिकंदर लोदी ने सल्तनत की सीमा को फैला दिया था। फिर उत्तर बिहार में भी जो मुजफ्फरपुर का एरिया है उस समय भी इसका तिरहुत के क्षेत्र में इसका एरिया था। जब सिकंदर लोदी मरा तो साम्राज्य को दो भाग में बांट दिया, क्योंकि अफगान में समानता का सिद्धांत था, तो दो भाई था, तो समानता के सिद्धांत पर आधार पर दो भाग में जो है दिल्ली सल्तनत को बांट दिया गया। दिल्ली का जो शासन है वो इब्राहिम लोदी को दे दिया गया, सिकंदर लोदी के एक बेटे को, और जौनपुर का जो शासन था वो जलाल खां सिकंदर लोदी का ही बेटा था, वो दोनों भाई थे, बांट दिया गया। लेकिन इब्राहिम लोदी ने क्या किया, जलाल खां को जहर दे के मार दिया। इससे क्या हुआ कि अफगान अमीरों में जो है इब्राहिम लोदी के प्रति एक डर की भावना आ गई। और यही कारण था कि इब्राहिम लोदी का चाचा जो था आलम खां, ये उस समय मुगल आक्रमणकारी बाबर को जाके निमंत्रण दिया था, बाबर को, ठीक। आलम खां चाचा था इब्राहिम लोदी का। और बहुत से पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोदी, ये सब जो है जाके किससे मिल गया था, बाबर से। और यही कारण था मिलने का, क्योंकि यह क्या कर रहा था कि सिकंदर लोदी के ज़माने के जो भी सामंत थे या तो उसको मरवा देता था या उसको अपने
कैद में कर लेता था या उस पर विश्वास नहीं करके उसको हटा के दूसरे पर वह नियंत्रण कर लेता था। तो ये सब कारण से जो अफगान अमीर थे वह इब्राहिम लोदी पर विश्वास नहीं करते थे और इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों पर विश्वास नहीं करता था। और यही कारण था कि इब्राहिम लोदी का पतन भी हो गया। इब्राहिम लोदी का सबसे इंपॉर्टेंट अभियान है ग्वालियर का अभियान, और ये ग्वालियर इसने जीता। और ग्वालियर पर उनका शासक थे मान सिंह और उसका बेटा विक्रमजीत था, और ग्वालियर को जीता। ग्वालियर को जीतने के बाद इसको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया इब्राहिम लोदी को। तो 1518 में घटोली की लड़ाई हुई और मेवाड़ का जो राणा सांगा था उसको इसने सोचा कि हरा देंगे, लेकिन उल्टा दांव पड़ गया। इब्राहिम लोदी हार गया घटोली की लड़ाई में और राणा सांगा जीत गया। कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आने का आमंत्रण दिया था। राणा सांगा को विश्वास था कि जैसे चंगेज खान आए थे, तैमूर लंग आए थे, बाबर भी आएगा और फिर वो चला जाएगा, फिर हम दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसका यह जो मतलब आकलन था वो गलत निकला। ये घटोली की लड़ाई हुई और ग्वालियर, सबसे बड़ा बात है कि इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को जीत लिया। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और इसी समय 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हो गया और बाबर जीत गया। बाबर के पास कुशल तोपखाना था। सेना तो सबसे ज़्यादा इब्राहिम लोदी के पास थी, लेकिन सैन्य संगठन जो है वो कहीं ना कहीं बाबर के पास था। बाबर के पास जो है 2 तोपची थे, मुस्तफ़ा और उस्ताद। इन्होंने काफ़ी, मुस्तफ़ा और उस्ताद है ना, 2 तोपची थे। तोपखाना था बाबर के पास। तो ये सब के कारण बाबर जीत गया। बाबर एक कुशल सेना नायक भी था और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। इस प्रकार पहला अफगान राज और का पतन हो गया। दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। दिल्ली सल्तनत लगभग 320 साल 1206 एडी से 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। पहला अफगान राज का भी पतन हो गया। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास समाप्त हो गया। अब हम लोग 1-2 फैक्ट्स और सोच रहे हैं कि हम आपको दे दें। देखिए, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख शासक भी कहा जाता है। पढ़ा लिखा मूर्ख शासक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। FST फिरोज शाह तुगलक, इसने दिल्ली में दार उल सफ़ा का स्थापना किया था। ठीक, अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। अनुवाद विभाग में फारसी संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद होता था। संस्कृत ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद होता था। और इसने राज के खर्च पर हज की व्यवस्था किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो राज की खर्च पर हज की व्यवस्था किया था। इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी, इसलिए धर्मांध व्यवहार करता था। धर्मांध व्यवहार करता था। ये सब FST के बारे में कुछ है। तैमूर लंग जो आक्रमण किया था, तो तैमूर लंग का उद्देश्य था भारत से धन लूटना और काफिरों को सजा देना। काफिर का अर्थ है गैर मुस्लिमों को सजा देना। तो यही सब है आपका कुछ इम्पोर्टेंट FST के बारे में। दारुल सफ़ा हॉस्पिटल है। अनुवाद विभाग, जहाँ संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। राज की खर्च पर हज का व्यवस्था करने वाला ये शासक था। इसकी माँ हिंदू थी, इसलिए इसने धर्मांध व्यवहार किया। और तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो भारत से धन लूटना था और काफिरों को सजा देना था। तो यही सब है आपका इस तुगलक वंश के दिल्ली सल्तनत का जो भी फैक्ट्स है, चाहे कॉन्सेप्ट है, ये इतना ही है। इसी के साथ आपका दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति का अध्ययन क्रमशः करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। वीडियो से आपको अधिक भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो को ही बार बार सुनिए, फायदा काफ़ी करेगा। धन्यवाद।